विद्यार्थीगण, गाइडलाइन की हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक गोधूली में संकलित काव्यखंड पर आधारित वीडियो सीरीज का यह छठा वीडियो है। इस वीडियो में हम आपके काव्यखंड की छठी अंतिम कविता हिरोशिमा पर चर्चा करेंगे और इस अध्याय के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले कविता के बारे में जानते हैं। यह जो कविता है हिरोशिमा, यह उस दिन का वर्णन करती है जिस दिन जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसा हुआ था, आप सबको याद होगा। 6 अगस्त 1945, जहाँ तक मुझे याद है, यही वो दिन है जिस दिन हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। उसी दिन का यहाँ चित्रण है इस कविता में। कविता के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय इनका उपनाम है। आइए हम कवि और कविता के बारे में जानते हैं और आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए भी हम लोग कुछ कुछ पढ़ते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन मूल रूप से ये करतारपुर पंजाब के निवासी हैं। 4 अप्रैल 1987 में इनका निधन हो चुका है। ये प्रकांड विद्वान हैं और बहुत सारी भाषाएं जानते थे, क्योंकि इन्होंने बहुत पंजाब विश्वविद्यालय से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से और लाहौर से, सब जगह से इन्होंने पढ़ाई की है, इसलिए ये बहुत सारी भाषाएं भी जानते थे। इनके काव्य संकलन के नाम आपको याद रखने हैं। देखिए, भग्नदूत है पहला, दूसरी चिंता, तीसरे काव्य संग्रह का नाम है इत्यलम, चौथा है हरी घास पर छन भर, पांचवा है बावरा अहेरी, छठा आंगन के पार द्वार, सातवां है कितनी नावों में कितनी बार, आठवां है सदानीरा। यह जो कविता है आपकी हिरोशिमा कविता, यह सदानीरा काव्य संकलन से ही आपको निकाल के दी हुई है पढ़ने के लिए। ये आपको याद रखना है। सदानीरा कविता संग्रह से यह कविता आपको पढ़ने के लिए दी गई है। इनके कुछ कहानी संग्रह के नाम भी आपको याद रखने हैं। कहानी संग्रह का नाम है विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता और लौटती पगडंडियाँ। ये इनके कहानी संग्रह के नाम हैं। 3 उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। शेखर एक जीवनी, यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये 3 उपन्यास अज्ञेय जी ने लिखे हैं। यात्रा साहित्य भी इन्होंने लिखा है, मतलब यात्रा संस्मरण। उसमें से 2 यात्रा साहित्य के बारे में यहाँ पे आपको याद रखना है। पहला है अरे यायावर रहेगा याद, ये इस तरह से इनका यात्रा साहित्य का संकलन है। और दूसरे संकलन का नाम है एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली, ये जो यात्रा संकलन है, यात्रा साहित्य है, यह मूल रूप से अज्ञेय जी जब आसाम में कहीं पर इनकी पोस्टिंग थी, तब उस पूरे संस्मरण को इन्होंने इस दोनों अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली में सम्मिलित किया है। अगर आपको यात्रा साहित्य पढ़ने का शौक़ है तो प्लीज़ इन संकलन को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अज्ञेय जी ने कौन कौन से निबंध लिखे हैं। निबंध संग्रह है इनके। पहला है त्रिशंकु, दूसरा है आत्मनेपद, अद्यतन, भवती और अंतरा और शाश्वती, ये सब इनके निबंध संग्रह हैं। उत्तर प्रियदर्शी एक नाटक है जो इन्होंने लिखा है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करिणी और रूपांबरा, ये इनके द्वारा संपादित ग्रंथ हैं। ठीक है, पुरस्कार भी इन्हें बहुत सारे प्राप्त हुए हैं, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो हमारे देश में साहित्य के लिए दिया जाता है मुख्य रूप से, वह इन्हें प्राप्त हो चुका है। और युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। और कविता हिरोशिमा सदानीरा से संकलित है, ये मैं बता चुकी हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का शुरुआत किया। ठीक है, ये आपको एक बिंदु यहाँ पर आपको याद रखनी है कि इन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है। आइए हम लोग अध्याय के प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको अपनी सब सीमा में देने हैं, 20 से 30 शब्दों में, है ना। पहला प्रश्न
देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है। ठीक है, हिरोशिमा कविता जो आपने पढ़ी है उसमें कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिए कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया परमाणु बम है, जो अंतरिक्ष में नहीं निकलता बल्कि नगर के चौक पर बरसा है। वह कैसे निकलता है, उसका उत्तर यह है कि वह अंतरिक्ष में नहीं निकलता बल्कि नगर के चौक पर बरसा है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती हैं, स्पष्ट करें। इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि छाया की दिशा सूरज की दिशा पर निर्भर करती है। कविता के अनुसार जो सूरज उगा है वह परमाणु बम है और यह सूरज पूर्व में नहीं उगा बल्कि हिरोशिमा शहर के बीचों बीच बरसा है। इसलिए मानव जन्म की छायाएं दिशाहीन हो गई हैं। मतलब बीच से सूरज निकल आया तो छाया नष्ट हो जाएगी, छाया किसी और पड़ेगी ही नहीं। आइए प्रश्न संख्या 3 में जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा जा रहा है कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है। यह प्रश्न एक बार आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिए कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय उस दोपहर से है जब हिरोशिमा शहर के बीचों बीच परमाणु बम बरसाया गया और आग की लपटें चारों ओर फैल गईं। इसलिए कवि ने इस दोपहर को प्रज्वलित दोपहरी कहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं क्या है। मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिए कि मनुष्य की छाया सब ओर दिशाहीन होकर पड़ी है। मनुष्य की छाया कहाँ पड़ी है, सब ओर पड़ी है लेकिन दिशाहीन होकर पड़ी है। क्यों पड़ी हुई है, इसका उत्तर भी आपको इस तरह से पहले आपने जो एक प्रश्न का उत्तर पढ़ा है उसी को आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि छाया की दिशा सूरज की दिशा पर निर्भर करती है और कविता के अनुसार जो सूरज उगा है वह परमाणु बम है और यह सूरज पूर्व में नहीं उगा बल्कि शहर के बीचों बीच बरसा है। इसलिए मनुष्य की छाया दिशाहीन होकर सब ओर पड़ी है। ठीक है, एक उत्तर से आप 2 प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। आपको बस शब्दों का थोड़ा हेर फेर करना है और समझना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, 5वें प्रश्न में आइए। 5वां प्रश्न है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। साखी का मतलब है कि जो याद या फिर जो बची हुई चीज़ें या फिर साक्षी, ऐसा बोल सकते हैं। साक्षी, साक्ष्य या साक्षी, उसको हम लोग अपभ्रंशित रूप में साखी बोलते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। मनुष्य के मतलब कि मनुष्य के पीछे क्या साक्ष्य बचा मनुष्य के होने का, यह पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर आप इस तरह लिखिए कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में केवल छाया बची है, मनुष्य बचा ही नहीं। कवि कहना चाहता है कि परमाणु बम दुर्घटना के बाद सजीव मनुष्य नहीं बचा, केवल निर्जीव छाया ही बची है। तो उत्तर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। प्रश्न संख्या 6 व्याख्या करनी है आपको। शब्द सीमा यहाँ पर बढ़ जाएगी आपकी, लगभग 100 शब्दों में व्याख्या करनी है। ठीक है, तो पहली पंक्ति की ही आपको व्याख्या करनी है। पहली पंक्ति है, एक दिन सहसा सूरज निकला। तो व्याख्या करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ आपको 3 बिंदुओं में आपको व्याख्या करनी है। प्रस्तुत पंक्तियाँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित कविता हिरोशिमा से ली गई हैं, जो हमारी पाठ्यपुस्तक गोधूली में संकलित है। यह आपका प्रसंग हो गया। संदर्भ में आपको लिखना है कि किस संदर्भ में यह पंक्ति है। तो संदर्भ है इसका कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान देश के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराने के बाद जो विभीषिका उत्पन्न हुई, कवि ने उसका वर्णन किया है और प्रस्तुत काव्यांश इसी संदर्भ में है। व्याख्या कीजिए। व्याख्या करने में आपको क्या लिखना है, बस जो पंक्तियां हैं जो आपने संदर्भ लिखा उसी के साथ आपको व्याख्या कर देनी है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उस दिन का वर्णन किया है जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। बम गिराने के बाद जो तीव्र उष्मा और तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ, कवि ने उसकी तुलना सूरज से की है। एक दिन सहसा सूरज निकला। ठीक है, आइए हम लोग दूसरी पंक्तियों की व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में।
प्रसंग और संदर्भ आपको उत्तर में उसी तरह से लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हीरानंद वात्स्यायन जी द्वारा रचित कविता हिरोशिमा से ली गई हैं, जो हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित है। संदर्भ वही लिखिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान देश के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराने के बाद जो विभीषिका उत्पन्न हुई, कवि ने उसका वर्णन किया है और प्रस्तुत काव्यांश इसी संदर्भ में है। व्याख्या करिए, पंक्तियाँ जो दी गई हैं आपको उनको विस्तार पूर्वक लिखना है। व्याख्या में इस तरह से आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उस दिन का वर्णन किया है जब जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। कवि कहता है कि बम रूपी सूरज पूर्व में न उगकर शहर के बीचों बीच उगा है और यह प्रकाश और उष्मा इतनी अधिक है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सूरज के चलते हुए रथ, है ना, काल सूर्य के रथ, मतलब सूरज जब चल रहा है तो चलते हुए रथ के पहिए टूटकर बिखर गए हैं और उष्मा और ऊर्जा बिखर गई है। इतनी तीव्र उष्मा और इतनी तीव्र ऊर्जा थी। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, व्याख्या ही करनी है आपको। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। ठीक है, प्रसंग और संदर्भ आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, वही आपको लिख देना है। और व्याख्या इस तरह से आप कर सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि परमाणु बम की ऊर्जा सूरज के समान बल्कि उससे भी कहीं अधिक है। जब यह बम गिराया गया तब मनुष्य का नामो निशान मिट गया। कवि कहना चाहता है कि यह नकली सूरज जो कि मानव ने स्वयं बनाया है इतना विनाशकारी है कि इसकी ऊष्मा ने मानव का नामो निशान ही मिटा दिया, है ना। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। आज के युग में इस कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आज के युग में कविता कैसे प्रासंगिक है, यह कविता क्या कहती है? इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कविता हिरोशिमा में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद की विभीषिका का वर्णन है। वर्तमान समय में भी परमाणु हथियार लगभग सभी देश के पास उपलब्ध है। यदि किसी भी देश ने परमाणु हथियार का उपयोग किया तो कविता में दर्शाई गई विभीषिका आने वाले समय में भी उत्पन्न हो सकती है। अतः कविता इस युग में भी प्रासंगिक है। ठीक है, ये आपकी कविता हिरोशिमा इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको पसंद आ रहा है। और वीडियो सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।